प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम 10वीं कक्षा के गणित का अध्याय पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे आज और साथ ही उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी का अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज। फिर हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय सातत्य तथा अवकलनीयता। हम इस अध्याय का दूसरा तथा तीसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फिजिक्स का अध्याय किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशक यंत्र, जिसका कि आज हम 5वां भाग देखेंगे और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समांतर श्रेणियां का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था समांतर श्रेणियां का परिचय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां के कुछ प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का भाग। समांतर श्रेणियों पर आधारित प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से परिचय को दोहराते हैं। परिचय में हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणियां होती क्या है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि संख्याओं की वो सूची जिसमें उस सूची की प्रत्येक संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरा पद प्राप्त हो रहा है, वैसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में वो जो निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर हमें हमारा दूसरा पद प्राप्त होता है, उस निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार्व अंतर। अगर हम AP के यानी कि समांतर श्रेणियां के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और इसी प्रकार से nवें पद को AN तथा सार्व अंतर को D से व्यक्त करते हैं, तब हमें AP जो प्राप्त होता है वो होता है A1, A2, A3 और इसी प्रकार से AN तक। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना था कि AP का जो जनरल फॉर्म अर्थात व्यापक रूप जो होता है उसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D और इसी प्रकार से N पद के लिए। यहाँ पर A जो है वो हमारे पहले पद को व्यक्त करता है, A plus D हमारे दूसरे पद को व्यक्त करता है, A plus 2D हमारे तीसरे पद को व्यक्त करता है और A plus 3D हमारे चौथे पद को व्यक्त करता है। तो ये थी जानकारियाँ कुछ AP से संबंधित। चलिए अब हम इन सब पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। क्या इस स्थिति में प्राप्त संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? इस प्रश्न में हमें एक स्थिति दी गई है जो कि है कि 1 मीटर खुदाई की जो लागत है वो है 150 रुपए और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस स्थिति में हमें जो प्राप्त होगी संख्याओं की सूची क्या वो AP में है और अगर है तो क्यों है। तो चलिए देखते
हमें जो प्राप्त संख्याओं की सूची मिलेगी वो एपी में होगी या नहीं। सबसे पहले हमारी पहली मीटर खुदाई की लागत यहाँ पर दी गई है, वो है 150 रुपए। और हमें प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो हमारी दूसरी मीटर की खुदाई की लागत आ जाएगी 150 रुपए प्लस योग 50 रुपए, यानी कि 200 रुपए। इसी प्रकार से हमें तीसरी मीटर खुदाई की लागत प्राप्त होगी 200 रुपए योग 50 रुपए, यानी कि 250 रुपए। इसी प्रकार से हमें चौथी मीटर खुदाई की लागत प्राप्त होगी 250 रुपए योग 50 रुपए, यानी कि 300 रुपए। तो इस तरह हमने 4 मीटर खुदाई की लागत प्राप्त कर ली है। और इन चारों मीटर खुदाई की लागत प्राप्त करने के बाद हमें जो संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है वो है 150, 200, 250, 300 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। अब हमें ये जो संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है, इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये संख्याओं की सूची एपी में है। क्यों? क्योंकि इस सूची में हमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है और इस सूची में वह निश्चित संख्या है 50। इसलिए ये संख्याओं की सूची एक एपी है। तो इस तरह आप स्थितियों का अनुमान लगाकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या वो एपी में है या नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। हमारे पहले प्रश्न में ए हमें दिया गया है 10 और डी दिया गया है हमें 10। तो चलिए इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। प्रथम 4 पद यानी कि इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है A1, A2, A3 और A4। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं A1 हमारा बराबर होता है हमारे पहले पद के यानी कि A के। तो यहाँ से हमें A1 प्राप्त हो जाएगा 10। इसी प्रकार से जब हम A2 ज्ञात करेंगे तो A2 हम लिख सकते हैं A योग G। ये आपने अभी अभी परिचय में भी जाना है और इससे पहले वाली वीडियो में भी जाना है कि A2 को हम लिख सकते हैं A योग D और A और D दोनों का मान हमें इस प्रश्न में दिया गया है, जिसे जब हम प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 योग 10 यानी कि 20। तो A2 हमें प्राप्त हुआ है 20। इसी प्रकार से हम A3 ज्ञात करेंगे। तो A3 हम ज्ञात कर सकते हैं A योग 2 गुने D से। जब हम यहाँ पर A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 योग 2 गुने 10, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30। इसी प्रकार से हम A4 ज्ञात कर सकते हैं A योग 3 गुने D से। जब हम A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 योग 3 गुने D, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40। तो इस तरह हमने दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें दिया गया है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो चलिए इसके हम प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। अब प्रथम 4 पद यानी कि A1, A2, A3 और A4 हमें ज्ञात करना है। A1 जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है हमारे प्रथम पद की, और इस प्रश्न में हमें जो प्रथम पद दिया गया है वो है बराबर 4 के। इसी प्रकार से हम A2 ज्ञात करेंगे। A2 हमारा बराबर होता है A योग D के। जब हम A और D के मान को यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 योग -3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार से हम A3 अब ज्ञात करेंगे A योग 2 गुने D से। जब हम यहाँ पर A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 योग 2 गुने -3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2। इसी तरह हम A4 ज्ञात कर सकते हैं A योग 3 गुने D से। जहाँ हम A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 योग 3 गुने -3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -5। तो इस तरह हमने इस दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं, जो कि है 4, 1, -2, -5। चलिए अब
अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा साल अंतर लिखिए। दी हुई एपी है हमें 3, 1, घटा 1, घटा 3 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दी हुई सूची में जो पहली पद होती है वही हमारे एपी का प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर हमारे इस दी गई संख्याओं की सूची का प्रथम पद है 3 और सात अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं A2 घटा A1 को हल करके। A2 हमें इस संख्याओं की सूची में दी गई है 1 और A1 हमें इस सूची में दी गई है 3, जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 अंतर बराबर घटा 2। तो इस तरह हम दी गई सूची से अगर AP में है वो तो बता सकते हैं कि उसका प्रथम पद क्या होगा और 7 अंतर क्या होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा साल अंतर लिखिए और दी गई सूची है घटा 5, घटा 1, 3, 7 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो जैसा कि हमने अभी पिछले भाग में इसे हल किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हल करेंगे। सूची का जो पहला पद होगा वही होगा हमारे एपी का प्रथम पद। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है A बराबर A1 यानी कि घटा 5 और साल अंतर हम प्राप्त कर सकते हैं A2 घटा A1 को हल करके। इस सूची में हमें A2 दिया गया है घटा 1 और A1 दिया गया है घटा 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। तो इस तरह हमने इस दिए गए प्रश्न को हल किया, जिसमें हमारा प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ है घटा 5 और साल अंतर हमें प्राप्त हुआ है 4। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें इस सूचियों से ज्ञात करना है कि क्या यह सूची एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो हमें फिर उसके अगले 2 पद लिखने हैं और हमारी दी गई सूची है 4, 10, 16, 22 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह दी गई सूची एपी में है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह बताने के लिए कि क्या संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं, हमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है उस सूची में दिए गए संख्याओं का अंतर। तो चलिए एक एक करके हम इस सूची के अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A2 घटा A1। A2 घटा A1 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 घटा 4। यहाँ पर इस सूची में A2 है हमारा 10 और A1 है 4, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 6। इसी प्रकार से हम एक बार और अंतर ज्ञात करेंगे A3 घटा A2 का। A3 घटा A2 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 6, क्योंकि A3 है हमारा 16 और A2 है 10, जिसे हम हल करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो अंतर ज्ञात कर रहे हैं दी गई सूची में संख्याओं की, वो सभी हमें एक बराबर प्राप्त हो रही है। यानी कि इनका जो अंतर है वो साल अंतर है, यानी कि प्रत्येक बार 1 के योग 1 घटा 1 एक ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका साल अंतर अर्थात D 6 के बराबर है। अब हमें इस प्रश्न में कहा गया था कि अगर संख्याओं की सूची एपी में है तो हमें इसके अगले 2 पद ज्ञात करने होंगे। तो चलिए इस सूची के अगले 2 पद ज्ञात करते हैं। अगले 2 पद हम बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारी दी गई सूची का जो आखिरी पद होगा उसमें साल अंतर को जोड़कर, तो जब हम 22 में 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 28 और इसी प्रकार से जब हम 28 में 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 34। यानी कि इस दी गई संख्याओं की सूची का अगला जो और 2 पद होगा वो होगा 28 और 34। तो इस प्रकार से हमने दी गई संख्याओं की सूची का अगला 2 पद ज्ञात किया, जो कि है 28 और 34। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी प्रश्न के दूसरे
संख्याओं की सूची दी गई है वो है घटा 2, 2, घटा 2, 2, घटा 2 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए। तो चलिए इस सूची में भी जो संख्याएं दी गई हैं उसका अंतर ज्ञात करते हैं। जब हम यहाँ पर दूसरे पद और पहले पद का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a2 घटा a1 यानी कि 2 घटा 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 4। इसी प्रकार से जब हम तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 2 यानी कि घटा 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पदों का अंतर ज्ञात किया वो हमें एक बराबर नहीं मिल रहे हैं, यानी कि a3 घटा a2 बराबर नहीं है a2 घटा a1 के। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। तो इससे आपको यह समझ आ गया होगा कि AP में कोई दी हुई सूची है या नहीं है। यह बताने के लिए हमें देखना होगा कि उसके पदों का जो अंतर है वह एक समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी थे कुछ AP पर आधारित प्रश्न। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा समांतर श्रेणियों के कुछ प्रश्न। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे AP का nवां पद। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ जितना महत्वपूर्ण है उतना भावुक भी है। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ही यह चैप्टर, जिसका नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसे लिखा है। इसके बाद हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का प्रसंग जानेंगे, यानी पाठ से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे, यानी पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि यह चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस विषय पर आधारित है और इसमें क्या कुछ विशेष लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख कवि भी हैं। इन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं। कविताएं लिखने के साथ साथ इन्होंने बहुत से लेख भी लिखे, किंतु मूलतः यह एक कवि हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ था। स्थान था उत्तर प्रदेश और जिला बस्ती। ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि थे। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि यूं तो ये मूलतः कवि हैं, किंतु इस पाठ को इन्होंने लिखा है, इसीलिए हम इन्हें लेखक कहते हुए चलेंगे। आइए जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। कथा साहित्य में कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, उड़े हुए रंग, और नाटक में बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और कविताओं में काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी इत्यादि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। विद्यार्थियों, आप सभी ने ध्यान दिया
कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कथा, नाटक, काव्य आदि बहुत सी विधाओं पर काम किया है, यानी ये बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। किंतु हिंदी साहित्य के जो इतिहास में इनका स्थान है वो एक नई कविता के कवि के रूप में है। वहीं नाटककार के रूप में इनका नाटक बकरी बहुत ही प्रसिद्ध है और कविताएं तो हम इनकी पढ़ ही चुके हैं। अब हम इनके द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक लेख पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज के उस लेख में हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले आइए जानते हैं लेखक की रचना शैली। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो रचना शैली है वह बहुत ही रोचक है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं रुचिकर है। वहीं तत्सम और तद्भव शब्दों का सार्थक व सटीक प्रयोग इन्होंने किया है, क्योंकि ये जो संस्मरण है वो एक वास्तविक जीवन से संबंधित है, एक वास्तविक व्यक्ति से संबंधित है। इसीलिए वहां पर उस प्रकार की शैली का प्रयोग लेखक ने किया है। सजीव बिंब योजना भी देखने को मिलती है और नव प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। आइए अब हम जानते हैं हमारे 5 मानवीय करुणा की दिव्य चमक का प्रसंग। स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक विशेष व्यक्ति का है। क्या आप सभी इस व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं? ये व्यक्ति हैं प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के एक बहुत ही प्रसिद्ध और हिंदी प्रेमी व्यक्ति थे। ये रैम्स चैपल बेल्जियम से भारत आकर बस गए थे। इन्हीं की याद से संबंधित ये लेख है जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि मानवीय भावों की जो दिव्य चमक है, यानी जो पवित्र चमक है, वो विशेषता है। किसकी विशेषता है? फादर कामिल बुल्के की। लेखक ने अपने पूरे लेख में इसे वर्णित किया है। लेखक ने फादर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है कि फादर किस प्रकार साधु होते हुए भी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनमें भावनाएं थी, वे लोगों की कद्र करते थे, उनके बारे में पूछा करते थे और भारत और भारतीय संस्कृति से जो उनका प्रेम है वो इस पूरे पाठ में दिखता है। साथ ही साधु होकर भी उनके मन की जो भावुकता है और जो प्रेम है वो लेखक को अपने स्नेह पाठ में बांधी हुई है। लेखक उसी की याद में यह पाठ लिख रहा है। आइए पाठ को पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। जहरबाद एक गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है। गैंग्रीन नामक बीमारी में कुछ जहरीले फोड़े हो जाते हैं और उन फोड़ों से मृत्यु होती है। आस्था का मतलब विश्वास, श्रद्धा। दहरी यानी दहलीज, जब घर का जो प्रारंभिक हिस्सा होता है, जो ऊंचा सा चबूतरा होता है, उसे दहलीज बोलते हैं। पादरी यानी ईसाई धर्म का पुरोहित, आचार्य। आतुर यानी अधीर, उत्सुक। तो लेखक इन शब्दों से शुरू करता है अपना पाठ। बताता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की इस आखिरी देहरी पर क्यों दे? अब यहां पर लेखक ने अपना दुख प्रकट किया है। लेखक बता रहा है कि जो फादर की मृत्यु है वो जहरबाद नामक एक बीमारी से हो गई है और वो बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। और उस दर्दनाक बीमारी से जो फादर की मृत्यु हो गई है उससे लेखक को बहुत दुख हुआ है। वह ईश्वर से बहुत ही खिन्न हो गया है। इसीलिए वह प्रश्न पूछता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी से मृत्यु होनी चाहिए थी? आगे वो फादर की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए कहता है कि एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर।
अब यहाँ पर वो फादर के व्यक्तित्व का भी वर्णन कर रहा है कि उनकी नीली नीली आंखें और खुली हुई बाहें लोगों को अपने ओर आकर्षित करती थी। वे लोगों से मिलने के लिए बहुत ही उत्साही रहते थे। आगे वो कहता है, आगे लेखक कहता है, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। अब लेखक यहाँ पर फादर और अपने बीच का जो संबंध है उसे प्रकट करता है और कहता है कि आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। यानी लेखक जब फादर कामिल बुल्के से गले मिला था तो उसका जो स्नेह है वो लेखक को इस पाठ के लिखने तक याद है। यानी बहुत ही प्रभावकारी मिलन जो था वो लेखक का था। आइए अब आगे के पाठ को समझते हैं। परिमल एक समूह है, साहित्यिक समूह है, कुछ लोगों का समूह है जो मिलकर एक जमाने में कविताओं, साहित्यिक विमर्शों पर विचार किया करते थे। निर्लिप्त यानी बिना मिले, और वात्सल्य यानी बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो लेखक बताता है कि फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यहाँ पर लेखक ने फादर की उपस्थिति बताई है। फादर को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा है, क्योंकि फादर से मिलकर फादर की यादों को याद करके मन को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा सुकून जैसे किसी उदास शांत संगीत को सुनने से मिलता है। बताता है लेखक कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े थे फादर बुल्के। यहां पर फादर की भूमिका का वर्णन लेखक कर रहा है। आगे वो बताता है, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों यानी सभाओं में वह गंभीर बहस करते। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक यानी बिना किसी डर के। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। यहाँ पर फादर और लेखक अपने प्रसंग का वर्णन करते हुए कहता है कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। यहाँ पर बता रहा है लेखक कि किस प्रकार जो फादर हैं वो एक साधु हैं पर फिर भी उनकी आंखों में चमक है, प्रेम है। आगे लेखक कहता है कि जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, यानी उनके पास होकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवदारू की छाया में खड़े हों, यानी शीतल छाया में खड़े हों, और बहुत ही सुकून मिलता था फादर से मिलकर, ये लेखक ने कहा। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन थे और फादर कामिल बुल्के कौन थे। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में हमने इस वीडियो में जाना और हमने जाना कि फादर की उपस्थिति लेखक को कैसी लगती थी। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। घर जाकर शेष पाठ पढ़ना ना भूलें अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 3। पिछले 2 भागों में हमने जाना एक फलन संतत कब होता है, फलन की सांतत्यता की जांच कैसे करते हैं और संतत फलनों के बीजगणित के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ के भाग 3 में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अवकलनीयता के बारे में, यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। c पर f का अवकलज
निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। इसको हम दर्शा सकते हैं f डैश c या d बाई dx ऑफ f ऑफ x एट x बराबर c से। यानी f डैश c आपको ये दिखा रहा है कि f जो फलन है उसका अवकलज निकाला गया है बिंदु c पर, और आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी d बाई dx ऑफ f ऑफ x x बराबर c पर। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। आपने जब 11वीं कक्षा में 13वां पाठ सीमा अवकलज पढ़ा था तो आपने उसमें जाना था कि किस प्रकार से किसी फलन का अवकलज प्राप्त किया जाता है अवकलन के पहले सिद्धांत से। ठीक उसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। f के अवकलज को f डैश x या d बाई dx और f ऑफ x द्वारा प्रकट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक पिछली वाली जगह पे भी तो यही लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां f डैश c था, यहाँ पर सिर्फ अवकलज बताया गया है और वो आपको बताया गया था कि किसी भी एक फलन का अवकलज एक बिंदु x बराबर c पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि y बराबर हो जाए f ऑफ x के, तो हम ये जो d बाई dx ऑफ f ऑफ x है इसको लिख सकते हैं dy बाई dx, और f डैश x की जगह आप उसको y डैश द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अवकलनीयता में बीजगणित देखते हैं। अवकलज के बीजगणित के रूप में निम्नलिखित नियमों को प्रमाणित किया जा चुका है। जब आपने संतत फलनों के बीजगणित के बारे में पढ़ा तो आपने देखा था कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत हैं तो उन दोनों का योग जो है वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। यहाँ स्थिति कुछ अलग है। आप दो फलनों को जोड़कर फिर उनका अवकलज प्राप्त कीजिए या फिर अवकलज करने के बाद उनको जोड़ दीजिए। दोनों का जो मान होगा वो आपस में बराबर होगा, और ये जो है वो दोनों स्थितियों के लिए सत्य है, चाहे आप फलनों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो। यानी u प्लस माइनस v डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस माइनस v डैश। अगला है uv डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। इसको हम लेबनीज या गुणनफल नियम के रूप में जानते हैं। अगला नियम है u बटे v डैश इज इक्वल टू u डैश v माइनस uv डैश बटे में v का स्क्वायर, जहां v का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर फलन जो है वो परिभाषित नहीं रहेगा, और इसको हम भागफल नियम के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपको नियम दे रखे हैं इनको सिद्ध करना आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको इन नियमों को याद रखना है, और जब इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि दो फलनों का योग हो रहा होगा, गुना कर रहा होगा या फिर भाग हो रहा होगा और आपको उसका अवकलज प्राप्त करना होगा, तब आप उसमें इन नियमों का प्रयोग करेंगे। अवकलज तभी परिभाषित होता है यदि सीमा का अस्तित्व हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फलन संतत हो। क्यों? फलन संतत तभी होता है जब बिंदु पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों आपस में बराबर होती है, और यहाँ पर कहा गया है कि अवकलज की परिभाषा के लिए सीमा का अस्तित्व होना जरूरी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फलन का संतत होना जरूरी है। अब यदि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बटे h का अस्तित्व नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f अवकलनीय नहीं है। यानी अगर किसी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर फलन f अवकलनीय होता है यदि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा जो दोनों हैं वो परिमित भी हो और समान भी हो। अब
ये क्या कहा गया है आपको कि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, इसका अर्थ होता है कि सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। और ये तो हुई किसी बिंदु की बात। यदि मैं एक अंतराल ले लूं तो फलन अंतराल a, b में अवकलनीय कहलाएगा यदि वह अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंतराल जो है वो विपरीत अंतराल लिया गया है, जिसमें a और b नहीं आएगा पर उसके बीच के सभी बिंदु आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक प्रमेय। यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी है। मैंने अभी आपको यही कहा था कि सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक है, या हम ये कह सकते हैं कि फलन का संतत होना आवश्यक है। तो यदि फलन संतत है तो वह अवकलनीय भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। हम ये कहते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर संतत फलन जो है वो अवकलनीय हो। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। आज हमने सीखा अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम और अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में। घर जाइए, जो आपकी प्रश्नावली 13.1 दे रखी है, अब आप उसके सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 3। पिछले 2 भागों में हमने जाना एक फलन संतत कब होता है, फलन की सांतत्यता की जांच कैसे करते हैं और संतत फलनों के बीजगणित के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ के भाग 3 में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अवकलनीयता के बारे में यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है तथा c इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। c पर f का अवकलज निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। इसको हम दर्शा सकते हैं f डैश c या d बाई dx ऑफ f ऑफ x एट x बराबर c से। यानी f डैश c आपको ये दिखा रहा है कि f जो फलन है उसका अवकलज निकाला गया है बिंदु c पर, और आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से भी d बाई dx ऑफ f ऑफ x x बराबर c पर। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। आपने जब 11वीं कक्षा में 13वां पाठ सीमा अवकलज पढ़ा था तो आपने उसमें जाना था कि किस प्रकार से किसी फलन का अवकलज प्राप्त किया जाता है अवकलन के पहले सिद्धांत से। ठीक उसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। f के अवकलज को f डैश x या d बाई dx और f ऑफ x द्वारा प्रकट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक पिछली वाली जगह पे भी तो यही लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां f डैश c था, यहाँ पर सिर्फ अवकलज बताया गया है और वो आपको बताया गया था कि किसी भी एक फलन का अवकलज एक बिंदु x बराबर c पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि
y बराबर हो जाए f ऑफ x के, तो हम ये जो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x है इसको लिख सकते हैं dy बाय dx, और f डैश x की जगह आप उसको y डैश द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अवकलनीयता में बीजगणित देखते हैं। अवकलज के बीजगणित के रूप में निम्नलिखित नियमों को प्रमाणित किया जा चुका है। जब आपने संतत फलनों के बीजगणित के बारे में पढ़ा तो आपने देखा था कि दो वास्तविक फलन अगर किसी बिंदु पर संतत हैं तो उन दोनों का योग जो है वह भी उस बिंदु पर संतत होगा। यहाँ स्थिति कुछ अलग है। आप दो फलनों को जोड़कर फिर उनका अवकलज प्राप्त कीजिए या फिर अवकलज करने के बाद उनको जोड़ दीजिए, दोनों का जो मान होगा वो आपस में बराबर होगा। और ये जो है वो दोनों स्थितियों के लिए सत्य है, चाहे आप फलनों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, यानी u प्लस माइनस v डैश इज इक्वल टू u डैश प्लस माइनस v डैश। अगला है uv डैश इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। इसको हम लेबनीज या गुणनफल नियम के रूप में जानते हैं। अगला नियम है u बटे v डैश इज इक्वल टू u डैश v माइनस uv डैश बटे में v का स्क्वायर, जहां v का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होने पर फलन जो है वो परिभाषित नहीं रहेगा और इसको हम भागफल नियम के नाम से जानते हैं। अब ये जो आपको नियम दे रखे हैं इनको सिद्ध करना आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपको इन नियमों को याद रखना है और जब इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि दो फलनों का योग हो रहा होगा, गुना कर रहा होगा या फिर भाग हो रहा होगा और आपको उसका अवकलज प्राप्त करना होगा, तब आप उसमें इन नियमों का प्रयोग करेंगे। अवकलज तभी परिभाषित होता है यदि सीमा का अस्तित्व हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फलन संतत हो। क्यों? फलन संतत तभी होता है जब बिंदु पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों आपस में बराबर होती है। और यहाँ पर कहा गया है कि अवकलज की परिभाषा के लिए सीमा का अस्तित्व होना जरूरी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फलन का संतत होना जरूरी है। अब यदि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बटे h का अस्तित्व नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f अवकलनीय नहीं है। यानी अगर किसी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व नहीं है तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर फलन f अवकलनीय होता है यदि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा जो दोनों हैं वो परिमित भी हो और समान भी हो। अब ये क्या कहा गया है आपको कि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, इसका अर्थ होता है कि सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। और ये तो हुई किसी बिंदु की बात। यदि मैं एक अंतराल ले लूं तो फलन अंतराल a, b में अवकलनीय कहलाएगा यदि वह अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंतराल जो है वो विपरीत अंतराल लिया गया है जिसमें a और b नहीं आएगा पर उसके बीच के सभी बिंदु आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक प्रमेय। यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी है। मैंने अभी आपको यही कहा था कि सीमा का अस्तित्व होना आवश्यक है, या हम ये कह सकते हैं कि फलन का संतत होना आवश्यक है। तो यदि फलन संतत है तो वह अवकलनीय भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। हम ये कहते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर संतत फलन जो है वो अवकलनीय हो। इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। आज हमने सीखा अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज, श्रृंखला नियम और
अस्पष्ट फलनों के अवकलज के बारे में। घर जाइए, जो आपकी प्रश्नावली 13.1 दे रखी है, अब आप उसके सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का 5वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे गोलीय पृष्ठों से होने वाले अपवर्तन को और जानेंगे उत्तल लेंस से होने वाले अपवर्तन को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने अपवर्तन के बारे में जाना था और देखा था किसी कांच के टुकड़े से होने वाले अपवर्तन को। दोस्तों, कांच के टुकड़े के पृष्ठ समतल होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पृष्ठ पर अपवर्तन की परिघटना को समझेंगे जो गोलीय होती है। तो दोस्तों, किसी गोलीय सतह पर अपवर्तन कुछ इस तरह से होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर गोलीय पृष्ठ का अपवर्तनांक μ2 है, जबकि आसपास में उपस्थित वायु का अपवर्तनांक है μ1। तो त्रिभुज नियम के अनुसार त्रिभुज AOC में I बराबर होगा कोण अल्फा जमा गामा के। और दोस्तों, अल्फा और गामा को हम लिख सकते हैं AN/NO जमा AN/NC, या फिर इसे लिख सकते हैं AN/PO जमा AN/PC। इसी प्रकार त्रिभुज AIC में R जमा बीटा बराबर होगा गामा के, यानी यहाँ से R आता है गामा घटा बीटा, और यहाँ भी गामा और बीटा का मान रखने पर समीकरण आती है R बराबर AN/PC घटा AN/PI। अब दोस्तों, जैसा कि हम स्नेल के नियम से जानते हैं कि साइन I बटे साइन R बराबर होता है μ2 यानी कि μ2 बटे μ1 के, और इसे क्रॉस गुणा करके हम लिख सकते हैं μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, या फिर हम लिख सकते हैं कि μ1 I बराबर होगा μ2 R के। तो अब यहाँ इस समीकरण में I तथा R का मान रखें तो समीकरण बन जाती है μ1 ब्रैकेट AN/PO जमा AN/PC, जो बराबर होगा μ2 ब्रैकेट AN/PC घटा AN/PI के। अब क्योंकि दोनों ही ओर AN अंश में उपस्थित है, जिससे ये दोनों ही ओर से कट जाएगा, और अब समीकरण आएगी μ1/PO जमा μ1/PC, जो बराबर होगी μ2/PC घटा μ2/PI के। दोस्तों, अब बाईं ओर से अगर हम μ1/PC को दाईं ओर ले जाएं तो समीकरण बन जाती है μ1/PO बराबर μ2/PC घटा
बटे पी आई घटा म्यू 1 बटे पी सी, या इसे लिख सकते हैं म्यू 1 बटे पी ओ बराबर म्यू 2 घटा म्यू 1 बटे पी सी घटा म्यू 2 बटे पी आई। अब दोस्तों पी ओ, पी सी तथा पी आई को उनके सही चिन्ह परिपाटी के साथ रखें तो ये समीकरण बन जाएगी म्यू 1 बटे ऋणात्मक u बराबर म्यू 2 घटा म्यू 1 बटे r घटा म्यू 2 बटे v, या फिर इसे लिख सकते हैं म्यू 2 बटे v जमा म्यू 1 बटे ऋणात्मक u बराबर म्यू 2 घटा म्यू 1 बटे r, और इसे लिख सकते हैं म्यू 2 बटे v घटा म्यू 1 बटे u बराबर म्यू 2 घटा म्यू 1 बटे r। आइए अब समझते हैं कुछ गोलीय सतहों यानी लेंसों के बारे में। दोस्तों दर्पण के ही जैसे लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अपसारी लेंस जिन्हें अवतल लेंस भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार है अभिसारी लेंस जिसे उत्तल लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों ही लेंस दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम किसी एक प्रकार यानी कि अभिसारी या उत्तल लेंस से होने वाले अपवर्तन को ही समझेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वस्तु इस लेंस के सामने कहीं अनंत दूरी पर रखी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत दूरी से आने वाली किरणें प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती हैं, और ये सारी किरणें अभिसारित होकर जिस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगी वो कहा जाता है मुख्य फोकस। और दोस्तों क्योंकि ये प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, यानी इसे किसी पर्दे पर भी लिया जा सकता है, और इस प्रकार का प्रतिबिंब कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है जिसका आकार एक बिंदु जितना ही होता है। अब अगली स्थिति में हम वस्तु को उठाकर लेंस के पास रखते हैं बिंदु 2f से परे। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे f तथा 2f के बीच कहीं, और ये प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा, जबकि इसका आकार होता है वस्तु से छोटा। दोस्तों अब हम इस वस्तु को उठाकर रखते हैं बिंदु 2f पर। तो इस परिस्थिति में प्रतिबिंब भी बनता है लेंस के पीछे बिंदु 2f पर ही, जिसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होती है, जबकि इसका आकार वस्तु के बराबर ही होता है। अगली स्थिति में हम वस्तु को लेंस के और पास यानी कि बिंदु 2f और f के बीच में रखते हैं। तो दोस्तों इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनता है लेंस के पीछे और 2f से परे। इसकी प्रकृति होती है वास्तविक तथा उल्टी, जबकि इसका आकार होता है वस्तु से बड़ा। दोस्तों अब अगली परिस्थिति में हम वस्तु को लेंस के और पास यानी कि लेंस के फोकस पर रखते हैं। ऐसा करने पर अपवर्तन के पश्चात आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, जिसके कारण हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं अनंत दूरी पर जाकर मिलेंगी। अर्थात इस परिस्थिति में प्रतिबिंब भी बनेगा किसी अनंत दूरी पर, जिसकी प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टी, और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। दोस्तों अंतिम परिस्थिति में हम वस्तु को फोकस और लेंस के ध्रुव के बीच में कहीं रखते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे से अपसरित होती दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनेगा,
और अब इसकी प्रकृति होगी आभासी तथा सीधी। इसके अलावा इसका आकार वस्तु से बड़ा होता है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा गोलीय सतहों पर अपवर्तन को, और इसके बाद हमने समझा उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इससे बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी प्रकृति को। अगले वीडियो में हम समझेंगे अवतल लेंस द्वारा होने वाले अपवर्तन को, जिसके बाद प्राप्त करेंगे लेंस मेकर सूत्र और जानेंगे लेंस की क्षमता, और अंत में समझेंगे संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन को। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा गणित का अध्याय समांतर श्रेणी तथा हिंदी का अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक। साथ ही 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा गणित का अध्याय सांतत्य तथा अवकलनीयता, और फिर फिजिक्स का अध्याय किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशक यंत्र। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 10वीं कक्षा के साइंस का अध्याय पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, साथ ही सोशल साइंस का अध्याय विनिर्माण उद्योग। फिर हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर बायोलॉजी का अध्याय वंशागति के आणविक आधार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।